नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था, जिसमें अविकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी वे शब्द होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर नहीं बदलते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जिसमें हमने क्रिया विशेषण के अंतर्गत पढ़ा था कि वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं, कि वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम धीरे चलता है, तो जहाँ पर चलने की क्रिया है लेकिन उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह धीरे चलता है, तो वह धीरे जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। इसी तरह से क्रिया विशेषण के जो है 4 भेद बताए गए थे। एक तो था कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा था रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें भी क्या था कि कालवाचक क्रिया विशेषण के वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात समय संबंधी विशेषता। समय जैसे कि आज, कल, परसों, नरसों, सुबह, शाम जो भी है वो आपके इसके अंतर्गत आएगा। जैसे कि राम कल आएगा, कि राम कल आएगा, जिसमें कल शब्द जो आया था आपके वह किससे संबंधित है? समय सूचक है, इसलिए ये कैसा कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब कार्य विशेषण क्रिया के अंतर्गत और भी कई उदाहरण आते हैं, जैसे कि आज, कल, परसों, कब, अब, तब, जब तक, जब तक, कब तक, सदा, अभी, कभी, जभी, तभी, पहले, पीछे, बाद में, पूर्व, सदैव, हमेशा, सर्वदा, नित्य, प्रातः, सुबह, मध्याह्न, शाम, रात, दिन भर, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रतिमास, दोपहर, हर घड़ी, तुरंत, निरंतर, आजकल आदि। ये सारे कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब इसके बाद आता है आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो कि स्थान का सूचक होता है। सीधी सी बात है कि क्रिया की स्थान संबंधी जहाँ विशेषता बताई जाती है वो आपके क्या कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब स्थान जैसे कि ऊपर है, नीचे है, आजू है, बाजू है, यहाँ है, वहाँ है, आगे, पीछे, ये सारे जो है स्थान से और स्थिति से सूचना देते हैं। ये क्या कहलाएंगे? आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके दिया रखा है कि राम उधर बैठा है, मोहन नीचे जा रहा है, तो जो उधर शब्द जो आया है वो आपके स्थान से संबंधित है। फिर जैसे कि मोहन नीचे जा रहा है, तो ये नीचे भी जो है स्थान से संबंधित है। इसके बाद था आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, स्थिति सूचक और दिशा सूचक। यहाँ स्थिति सूचक के अंतर्गत जैसे कि यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, पास, दूर, आसपास आदि, ये सारे के सारे आपके स्थिति सूचक हैं। इसी प्रकार से आपके दिशा सूचक के अंतर्गत कि उधर, ये दिशा से संबंधित है कि किधर है, कि उधर है, इधर है, किधर है, दाएं है, बाएं, ये सारा जो है स्थिति सूचक के अंतर्गत आपके आएगा। फिर था आपके तीसरा पॉइंट इसी का कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या होता है वो देखिए, कि जो क्रिया विशेषण शब्द जो है क्रिया के होने के ढंग अर्थात रीति को अगर वो दर्शा रहा है, रीति को अगर बता रहा है कि कौन सी रीति से कार्य हो रहा है, कौन से ढंग से कार्य हो रहा है, तो वो आपके किस में आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, राम तेज चलता है। यहाँ धीरे धीरे शब्द और तेज शब्द जो कि चलना क्रिया के ढंग या रीति को बताता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक आपके कोई डाउट्स शायद मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे, और अगर हो भी तो आप डाउट्स को लिख देना, और जब भी आप विद्यालय आओ तो अपने डाउट्स जो है क्लियर कर देना। अब इससे आगे अपन रीतिवाचक क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो लेते हैं। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद, कि इसके कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है आपके प्रकार बोधक, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपके प्रकार बोधक। अब प्रकार बोधक क्या होता है इसके संबंध में थोड़ा सा ध्यान देना, कि जैसे कि अचानक, सहसा, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, फट से, ज्यों ही, तैसे, मानो, धीरे, शीघ्रतापूर्वक, अनायास, झट से, हौले से, वृथा,
स्वयं, आप, ही आप, यथाशक्ति, हंसकर, फटाफट, पैदल, रोकर, अकस्मात, एकाएक आदि। ये शब्द आपके अगर कोई भी वाक्य के अंतर्गत आते हैं तो वह प्रकार बोधक रीतिवाचक का उदाहरण होगा। ठीक है, कि अचानक मुझे घर जाना पड़ा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि अचानक मुझे घर जाना पड़ा। तो जहाँ पर ये अचानक शब्द जो आ रहा है तो वो कौन सा प्रकार कहलाएगा? आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भाग कहलाएगा, जो कि प्रकार बोधक के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि उसने मुझे हंसकर जवाब दिया। जैसे हंसकर, तो ये हंसकर भी जो शब्द आया है वो किस में आएगा? प्रकार बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद आता है आपके निश्चय बोधक, जहाँ पर निश्चय यानी कि बिल्कुल निश्चित होता है, निश्चय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो आपके निश्चय बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि ठीक, सही, अवश्य, सचमुच, वस्तुत, जरूर, दरअसल, निस्संदेह, बेशक, यथार्थ में, विशेषतः, वास्तव में। जहाँ पर स्थिति कैसी हो रही है? निश्चय की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि निश्चित रूप से ये हो रहा है, यानी कि बिल्कुल सही हो रहा है, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तब स्थिति कौन सी बनेगी? निश्चय बोधक वाली बनेगी, जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का दूसरा पार्ट है इसका। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसी प्रकार से ये जो भी शब्द यहाँ पर दे रखे हैं आपके, निस्संदेह, बेशक, यथार्थ, तो ये जो भी शब्द है वो अगर वाक्य के अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे, जो कि निश्चय बोधक के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद आता है, जैसे कि निश्चय है, इसके बाद आएगा आपके अनिश्चय बोधक। अब अनिश्चय बोधक के अंतर्गत क्या होगा? जैसे कि कदाचित, शायद ही, यथासंभव, संभवत आदि। यानी कि आपके अनिश्चय के अंतर्गत कि कदाचित मतलब फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, निश्चय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो भी उदाहरण आ रहे हैं, कदाचित, कि शायद ही ऐसा हुआ होगा, कि शायद ही रमेश आया होगा, तो वहाँ पर आपके कौन सा लगेगा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक के अंदर मतलब अपन जिस चीज़ की कोई भी कार्य है तो उसकी अपन स्वीकृति कर देते हैं, हाँ में जवाब दे देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, सच है, तो वहाँ पर आपके स्वीकृति बोधक जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कौन कौन से शब्द आएंगे स्वीकृति बोधक में? ठीक, हाँ, जी, जी हाँ, सच, तथास्तु, बिल्कुल आदि। अब जैसे कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? अपनी स्वीकृति जो है वहाँ पर प्रदान की जा रही है। और जहाँ पर स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए कारण बोधक, जिसमें कारण पूछा जाता है, जैसे कि अतः, अतएव, इसलिए, क्यों, किस लिए, काहे को। तो ये कारण से संबंधित जो भी वाक्यांश जो आपके प्रयोग होंगे ये शब्द वाक्य के अंतर्गत, तब वहाँ पर आपके कौन सा क्रिया विशेषण लगेगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण लगेगा। अब आपके इसके बाद नेक्स्ट है निषेध बोधक। अब निषेध बोधक, निषेध जैसा नाम है वैसे अपन को पता लग जाता है, निषेध का मतलब क्या होता है? नहीं, यानी कि जहाँ पर नहीं मना किया जाता है बिल्कुल ही, कि नहीं, न, मत, आदि। अब जैसे कारण बोधक में था, कब विद्यालय नहीं आया क्योंकि, अपने की लगा दिया साथ में, कि क्योंकि उसके घर पर मेहमान आए हुए थे। तो अब यहाँ पर जो है वो कारण बता दिया क्यों शब्द से, या ऐसा पूछ लिया कि वह विद्यालय क्यों नहीं आया। अब उसमें कारण पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं आया, तो भी कौन सा लगेगा? आपकी रीतिवाचक, कारण बोधक रीतिवाचक
जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब नहीं के लिए, क्या आपने होमवर्क किया? कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया, निषेध में आ गया, मना कर दिया आपने। तो वह निषेध की स्थिति जहाँ पर भी आपके आती है वो आपके कौन सा क्रिया विशेषण कहलाएगा? आपके निषेध बोधक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब इसके बाद में आता है अवधारण बोधक, लास्ट है इसी का रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक और भेद है लास्ट वाला, जो है अवधारण बोधक, जिसमें क्या होगा कि मात्र, भर, तक, तो, ही, भी या सा, ये वाले शब्द अगर वाक्य के अंतर्गत आते हैं और क्रिया की विशेषता बताते हैं, तब वहाँ पर आपके कौन सा क्रिया विशेषण प्रयुक्त होगा? अवधारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपके वहाँ पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके? अब यहाँ पर अगर कोई आपको डाउट्स हो तो मुझे बता देना, आप लिख कर रख देना कि भाई सर मेरे ये समझ में नहीं आया है। तो जब भी आपकी डाउट क्लास लगती है आप विद्यालय आइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। अब लास्ट इसी का है क्रिया विशेषण का कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार मैंने बताए थे आपको रीति इसके क्रिया विशेषण के, जिसमें चौथा है आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे के 2 जो आपके थे 3 वो थे आपके, एक तो कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा है आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण, परिमाण का अर्थ क्या होता है? नाप या तोल, वजन वगैरह जो होता है ना, उसके बारे में जो है पता लगाया जाए तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत पढ़ता है, तो अब यहाँ पर ये बहुत शब्द जो आया है वो क्या है? उसका परिमाण है कि वह बहुत ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, वह कम सोता है। अब सोने की क्रिया हो रही है, लेकिन परिमाण के तौर पर देखा जाए तो वो कितना सोता है? कम सोता है। इसलिए ये कौन सा क्रिया विशेषण लगेगा? आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयुक्त होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पर परिमाण, नाप तो, या अपन यूँ कह सकते हैं कि उसके परिमाण से संबंधित जहाँ पर जानकारी मिल रही है, परिमाण का मतलब बहुत है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, जरा सा है, ये जो भी आपके क्रिया विशेषण आ रहे हैं तो वहाँ पर आपके कौन सा क्रिया विशेषण प्रयुक्त होगा? आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा। अब इसके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद देख लो, क्या होता है, कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है आपके अधिकता बोधक। अब अधिकता बोधक, अधिकता जैसा कि नाम है वैसे हमको पता चलता है कि जहाँ पर अधिक की जानकारी मिलती है, कोई भी रिजल्ट है वो हमें अधिक मिल रहा है। अगर अधिक रिजल्ट मिलता है तो वहाँ पर आपके कौन सा क्रिया विशेषण लगेगा? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण वहाँ पर लगेगा। जैसे कि बहुत, ज़्यादा, अति, अत्यंत, बड़ा, भारी, सर्वथा, खूब, निरा, अतिशय आदि। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि वह बहुत पढ़ता है, यानी कि अधिकता आ रही है कि बहुत ज़्यादा पढ़ता है। वह बहुत सोता है, वह बहुत खेलता है, कि ये पेड़ अत्यंत बड़ा है। अत्यंत बड़ा मतलब जो पेड़ होते हैं वो उन पेड़ों से भी एक पेड़ ऐसा है कि जो उनसे भी काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पर भी अगर ऐसे उदाहरण दिए जाए तो वहाँ पर आपके कौन सा क्रिया विशेषण लगेगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अधिकता बोधक क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा। जैसे कि भारी, अब भारी से ले लिया कि भाई इस बार जो है राजस्थान में भारी वर्षा हुई, मतलब अधिक वर्षा हुई। जहाँ पर अधिकता आ रही है, भारी वर्षा हुई या खूब वर्षा हुई, तो भी कौन सा क्रिया विशेषण काम में आ रहा है? आपके अधिकता बोधक क्रिया विशेषण, जो कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एक उपभेद कहलाता है। ठीक है, फिर आता है न्यूनता बोधक। अब न्यूनता बोधक के अंतर्गत क्या आएगा आपके? जहाँ पर देखो यहाँ पे क्या था आपके? अधिकता बोधक मतलब अधिक की जानकारी मिल रही है पे, और यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि न्यूनता बोधक अर्थात कम की स्थिति आ रही है। जैसे कि कम, कुछ, थोड़ा, जरा, प्राय, किंचित, तनिक। के तनिक दूर हटिए,
मतलब जरा सा दूर हटिए, जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप आगे खिसकेंगे तो मेरे लिए भी जगह पर्याप्त हो जाएगी। तो जहाँ पर थोड़ी सी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तनिक की स्थिति उत्पन्न हो रही है या जरा सी स्थिति उत्पन्न हो रही है, कई बार ऐसा होता है ना कि घर पर मेहमान नहीं है, घर पर मेहमान आए हैं और मान लो शक्कर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कटोरी लेकर पड़ोसी के यहाँ गए कि आंटी आंटी जरा सी शक्कर दीजिए, घर पे मेहमान आए हैं और जब हम लाएंगे तब आपको पुनः लौटा देंगे। यानी कि जरा सी मतलब थोड़ी सी। तो जहाँ पर कम की स्थिति उत्पन्न होती है, न्यूनता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण लगेगा? न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके आता है पर्याप्त बोधक। पर्याप्त का अर्थ होता है कि हमारे पास चीज़ जो भी है वो क्या है, पर्याप्त है। अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमारे पास पर्याप्त है, संतुष्टि है। जैसे कि बस, केवल, काफ़ी, बराबर, इति, इत्यादि, पर्याप्त, यथेष्ट, चाहे आदि। अब इसमें से कोई भी आपके क्रिया विशेषण शब्द जो भी ये दे रखे हैं, इनमें से कोई भी अगर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तब आपके कौन सा क्रिया विशेषण लगेगा? आपके पर्याप्त बोधक क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा। जैसे कि बस मेरे लिए अब रोटी काफ़ी है कि मैंने भोजन पूरा कर लिया है, अब काफ़ी है, अब मुझे और नहीं चाहिए। ठीक है, कि बस अब ये एक रोटी लास्ट, ऐसे ही कहते हैं ना। तो इस तरह से जहाँ पर्याप्त, क्योंकि भूख आपकी मिट जाती है, भोजन पूरा हो जाता है और अब आपकी आगे खाने की इच्छा नहीं है, तब आप सीधा यही कहेंगे कि पर्याप्त भोजन हो चुका है। तो जहाँ पर आपके पर्याप्त की स्थिति बनती है तो क्रिया विशेषण कौन सा लगेगा? आपके पर्याप्त बोधक क्रिया विशेषण लगेगा। अब नेक्स्ट है आपके तुलना बोधक। जहाँ पर तुलना की जाती है, अधिक और कम से आंका जाता है, तो वहाँ पर आपके तुलना बोधक क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा। अब तुलना बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या क्या उदाहरण आते हैं देखिए, कि अधिक, कम, कितना, उतना, इतना, बढ़कर, और, जितना आदि। ये सारे के सारे जो आपके उदाहरण दे रखे हैं, जो शब्द दे रखे हैं, ये अगर वाक्यांश के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है, तब आपके कौन सा क्रिया विशेषण काम में आता है? परिमाणवाचक का तुलना बोधक क्रिया विशेषण आपके प्रयुक्त होगा। क्लियर? आपके यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि भाई तुलना बोधक क्रिया विशेषण के वाक्य के अंतर्गत जहाँ पर भी आपके क्रिया की विशेषता अधिक से या कम से या कितना या उतना, इतना, बढ़कर और जितना, ये अगर उसमें क्रिया की विशेषता इन शब्दों के द्वारा बताई जा रही है, तब वो आपके तुलना बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। लास्ट है आपके श्रेणी बोधक, यानी कि श्रेणी बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब श्रेणी का मतलब कि जैसे कि श्रेणी के अंदर निर्धारित करना, बारी बारी से, क्रम से, कि भाई सभी लड़के जो है बारी बारी से अंदर आएंगे। क्रिया आने की हो रही है, लेकिन कैसे आना है? बारी बारी से आना है, क्रम से आना है। तब वहाँ पर आपके जो है कौन सा क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है? श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण। कि एक एक कर बैठ जाइए। अब एक एक करके बैठ जाइए, सभी विद्यार्थी एक एक करके बैठ जाइए। तो अब एक एक करके क्रिया क्या हो रही है? बैठने की, लेकिन कैसे बैठना है? एक एक करके बैठना है, या एक एक करके आप जाइए, तो भी वहाँ पर क्रिया विशेषण ये होता है। एक साथ भीड़ में नहीं जाकर क्या बताया कि एक एक करके जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपके अगर कोई भी डाउट्स अगर मन में है तो आप उस डाउट्स को लिख देना। जो भी डाउट्स आपके आता है उसको हम विद्यालय में आप जब भी लाओ तब आपके उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके सबके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आता है संबंध बोधक अव्यय या अविकारी, जो कि आपके यहाँ था अविकारी शब्द का क्रिया विशेषण टॉपिक आपके पूरा हो चुका है। अब आपके संबंध बोधक
जो संबंध बोधक जो अविकारी है या संबंध बोधक जो अव्यय है उसके संबंध में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अब संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो सुनिए। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं। वापस ध्यान से सुनना कि वे अविकारी या अवयव शब्द जो कहाँ पर लगते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनके बाद आते हैं। जो भी है कि संज्ञा शब्द आएगा पहले या सर्वनाम आएगा और उसके बाद आकर जो है वाक्य के दूसरे शब्द जो भी है उन दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है। एक बार पुनः इसको सुन लो ताकि आपके क्लियर हो जाए कि संबंध बोधक अविकारी शब्द क्या होता है या संबंध बोधक अवयव क्या होता है। कि वे अविकारी अव्यय जो यानी कि वे अविकारी या अव्यय जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं और वाक्य के अंदर दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद आएंगे और दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं, क्या कहलाएंगे, आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सीता राम के साथ वन को गई। अब वन को गई, कौन गई, सीता। सीता क्या है, संज्ञा। ठीक है। अब ये किसके साथ इसका संबंध बताया जा रहा है, राम के साथ, कि सीता राम के साथ वन को गई। क्लियर हुआ यहाँ पे कि भाई क्या था आपके कि वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर, यानी कि ये है क्रिया विशेषण शब्द जो कि संज्ञा के बाद आ रहा है लेकिन दूसरे शब्द के साथ इसका संबंध बता रहा है, दूसरे शब्द के साथ संबंध बता रहा है कि सीता राम के साथ वन को गई। अब जैसे प्यास के मारे वह बेहोश हो पड़ा। अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है, बेहोश, और यहाँ क्या है, सर्वनाम। वह क्या होता है, सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो प्यास के मारे वह बेहोश पड़ा, यानी कि प्यास लगी इस कारण से वह बेहोश हो गया। अब वो बेहोश हो गया, बेहोश होने का कारण कि बेहोश होने का कारण क्या था, प्यास के कारण। लेकिन सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है और सर्वनाम के बाद में जो है आपके क्या आ रहा है, अवयव आ रहा है, अविकारी आ रहा है, कौन सा, संबंध बोधक। ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो वाक्यांश बनते हैं जहाँ पर वो आपके लगेंगे तो ये संबंध बोधक अविकारी या अव्यय कहलाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कैसे जो है संबंध बोधक अवयव कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग कैसे हो रहा है। जैसे आपके आया हुआ है ऊपर, तो पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है। अब ये ऊपर शब्द आ गया, ये संज्ञा आ गई आपके पास, कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। और वैसे यूँ देखा जाए तो ये वापस यहाँ पर भी संज्ञा है। तो संज्ञा क्या कहा है कि वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बता रहे हैं, क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आपके था कि ऊपर शब्द है कि पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है। ठीक है। अब इसी तरह से नीचे शब्द आया कि पेड़ के नीचे यात्री बैठे हैं। तो जो नीचे शब्द आया है वह भी कैसा है, संबंध बोधक। वह संबंध क्या बता रहा है कि पेड़ है, ये संज्ञा है और इसका संबंध जो है यात्री के साथ बताया जा रहा है कि वो कहाँ बैठे हैं, कि पेड़ के नीचे बैठे हैं। फिर आता है आपके आगे कि घर के आगे छोटा सा चबूतरा है। अब ये आगे, तो घर क्या है, संज्ञा है और इसकी जो है संबंध किसके साथ बताया जा रहा है, घर के आगे क्या है, छोटा सा
चबूतरा है। क्लियर हो रहा है आपके? नेक्स्ट है आपके आगे कि पीछे, कि घर के पीछे एक मंदिर है। अब वापस घर तो क्या है आपकी संज्ञा है, और मंदिर जो है उसके लिए आपके ये अविकारी शब्द आपके जुड़ गया है, संबंध बोधक उसमें, कि घर के पीछे एक मंदिर है। तो अब तक आपको लगभग क्लियर हो चुका होगा कि वे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं और वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध बताया जाता है कि मंदिर कहाँ है, कि घर के पीछे, ये इसका संबंध बताया, ये रिलेशन बताया गया कि घर कहाँ है, कि मंदिर कहाँ है, कि घर के पीछे। इसी तरह भीतर, कि सीप के भीतर मोती है। अब सीप के भीतर, सीप क्या होता है आपको पता है, समुद्र में होता है, और ये समुद्र के अंदर सीप पाया जाता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, मोती होता है। ठीक है। अब बाहर, कि गांव के बाहर जंगल है, ये बाहर शब्द आपके इसके जुड़ गया, और जंगल कहाँ है, कि गांव के बाहर है, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा के बाद में ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है जो कि इसके साथ इसका संबंध बताया जा रहा है। जैसे अगला है द्वारा, कि मेरा कार्य तुम्हारे द्वारा हो सकता है, कि मेरा कार्य तुम्हारे द्वारा हो सकता है। इसी तरह और, कि पश्चिम की ओर हमारा खेत है। अब ध्यान देना, पश्चिम की ओर हमारा खेत है, दिशाएं वगैरह जो है वो संज्ञा के अंतर्गत आती है। मैंने आपको 9th क्लास में आपने अगर उसमें पढ़ा हो, ध्यान में हो, तो संज्ञा है ये शब्द, और केवल दिशा आता है तब तो है वो जातिवाचक संज्ञा। पश्चिम दिशा, दिशा का नाम आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और इसका जो संबंध है वो किससे बताया जा रहा है, खेत से बताया जा रहा है, क्योंकि खेत कहाँ पर है, पश्चिम की ओर है। फिर आता है मध्य, कि एशिया के मध्य भारत की भूमि है, यानी कि एशिया महाद्वीप है और भारत जो है उसका संबंध जो है वो किससे बताया जा रहा है, एशिया महाद्वीप से बताया जा रहा है, कि भारत कहाँ आया हुआ है, एशिया महाद्वीप के मध्य बताया जा रहा है। ठीक है। आगे देखिए अगला, सामने, मेरे विद्यालय के सामने एक बाग है, कि मेरा जो विद्यालय है उसके सामने ही क्या है, एक बाग है, बगीचा है। ठीक है। फिर आता आपके पहले, कि राम के आने से पहले हरि चला गया, राम के आने से पहले हरि चला गया। फिर है आपके बाद का, कि हरि के आने के बाद राम चला गया, यानी कि जब हरि आया तब राम चला गया। तो ये बाद शब्द जो है इस संज्ञा के साथ संबंध बता रहा है दूसरे शब्द से, कि राम चला गया। फिर आता है पश्चात, कि कहानी सुनने के पश्चात वह घर गया। अब वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो क्या हो रहा है आपके, कि कहानी का जो संबंध है वह किसके साथ बताया जा रहा है, वह के साथ, यानी कि वह जो कहानी सुनी थी उसने और वह कहानी सुनकर घर चला गया। ठीक है। फिर आता तले, कि पीपल की छाया तले बैठे हैं। फिर पास, कि मोहन के पास अपार दौलत है, यानी कि मोहन के पास खूब सारी धन दौलत है, खूब सारा धन है। फिर है आपके तक, कि 5 बजे तक यहीं बैठे रहो। फिर आता आपके निकट, कि जयपुर के निकट ही दोसा है, यानी कि जयपुर के पास, जयपुर क्या है, संज्ञा है, और ये भी संज्ञा है, लेकिन इसका संबंध जो है वो दोसा के साथ, या दोसा का संबंध जो है जयपुर के साथ बताया जा रहा है, कि दोसा कहाँ है, कि जयपुर के पास में है। फिर आता है आपके अपेक्षा, कि दूसरों के अवगुणों की अपेक्षा गुणों पर ध्यान दो। ये विशेष इंपॉर्टेंट है, देखो कि अपेक्षा, और ये वास्तव में हमें भी अपने जीवन में ऐसा उतारना चाहिए कि दूसरों के जो अवगुण है उसकी तरफ ध्यान नहीं देकर उसके गुणों की ओर ध्यान दो। ठीक है। अब यहाँ तक आपके कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना अपने नोटबुक में, और जब भी आप विद्यालय डाउट क्लास में आएँ तब आप अपना डाउट्स क्लियर करके जाएं। ठीक है। अब एक बार पुनः इसको दोबारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के जो भी भेद है उनको दोबारा एक बार समझ लो, ताकि किसी प्रकार का डाउट्स आपके दिमाग के अंदर नहीं रहे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला था आपके प्रकार बोधक, जैसे कि अचानक, सहसा, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, फट से, ज्यों ही, तैसे, मानो, धीरे, शीघ्रतापूर्वक, अनायास, झट से, हौले से, वृथा, स्वयं,
आप, यथाशक्ति, हंसकर, फटाफट, पैदल, रोकर, अकस्मात, एकाएक। ये शब्द जो है आपके अगर किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तब वह आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा, जो कि इसका एक भेद है प्रकार बोधक। यानी कि ये वाले प्रकार में से कोई भी एक प्रकार जो है आपके वाक्य के अंतर्गत क्रिया की अगर विशेषता बता रहा है तो वो आपके प्रकार बोधक क्रिया विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट अगला है निश्चय बोधक, कि ठीक, सही, अवश्य, सचमुच, वस्तुत, जरूर, दरअसल, निसंदेह, बेशक, यथार्थ में, विशेषतः, वास्तव में। ये वाले अगर आपके क्रिया विशेषण जहाँ कहीं पर भी वाक्य के अंतर्गत अगर प्रयुक्त होते हैं तो वो निश्चय बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपके क्या था, निश्चय बोधक था, अब इसका बिल्कुल उल्टा आता है अनिश्चय बोधक, जहाँ पर अनिश्चय की स्थिति होती है, जैसे कि कदाचित, शायद ही, यथासंभव या संभवतः। ये अगर आपके जहाँ कहीं पर भी वाक्य के अंतर्गत क्रिया की विशेषता के आधार पर अगर ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वो आपके कौन सा क्रिया विशेषण कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। फिर आता है स्वीकृति। स्वीकृति का सीधा सा अर्थ है कि भी हमें किसी काम के लिए या कोई भी बात के लिए हम अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, जैसे कि हाँ कह दो, जी हाँ कह दो, ठीक है, सच है, तथास्तु है या बिल्कुल है। तो इन शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य में हो रहा है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। फिर इसके बाद आता है आपके कारण बोधक। कारण के अंतर्गत जैसे कि अतः, अतएव, इसलिए, क्यों, किस लिए, काहे को, ये शब्द अगर आपके आ रहे हैं तो वो कारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। फिर है आपके निषेध। निषेध का सीधा सा अर्थ आपको पता ही है, निषेध का मतलब ही क्या होता है, नहीं। यानी कि नहीं के अंतर्गत अगर आपका जवाब आ रहा है, यानी कि वाक्य के अंदर क्रिया की विशेषता अगर नहीं के अंतर्गत बताई जा रही है तो जैसे उदाहरण के लिए कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, यानी कि कार्य कर रहे हो लेकिन ऐसा काम है वो मैं नहीं करूँगा, तो वहाँ पर निषेध की स्थिति बनती है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। यानी कि क्रिया और उसकी विशेषता क्या है, नहीं से जुड़ रही है। फिर आपका आता है अवधारण बोधक, जैसे कि मात्र, भर, तक, तो, ही, भी या साथ। इन शब्दों से जो है क्रिया की अगर विशेषता बताई जाती है तो वह अवधारण बोधक क्रिया विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी कि नाप तोल का पता चलता है तो उन्हें परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत पढ़ता है, वह कम सोता है। अब जैसे कि बहुत पढ़ता है, अब बहुत जो है वो माप तोल अपन तराजू लेके तो माप तोल कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ बहुत का अर्थ क्या हुआ कि अत्यधिक पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है। फिर अब किसके भेद आ रहे हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद है जो इस प्रकार से हैं कि अधिकता बोधक वाले, फिर न्यूनता बोधक, फिर पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक। अब अधिकता बोधक के अंतर्गत क्या आएगा कि बहुत ज़्यादा, अति, अत्यंत, बड़ा, भारी, सर्वदा, खूब, निरा, अतिशय आदि। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि इस साल जो है राजस्थान में भारी वर्षा हुई, वर्षा होने की क्रिया है लेकिन उसको अपन ने किससे संबोधित किया है, भारी। उस क्रिया की विशेषता क्या बताई गई है, भारी बताई गई है। इस कारण से ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से न्यूनता बोधक, जिसमें न्यूनता का अर्थ ही आपको क्या होता है, कम होता है, यानी कि कम, थोड़ा, जरा सा, कुछ। ठीक है। और प्राय, किंचित या तनिक। फिर पर्याप्त बोधक, जहाँ पे पर्याप्तता होती है, आप संतुष्ट होते हैं कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ पर भी आपके जो है ये शब्द लगेंगे, जैसे कि बस, केवल, काफ़ी, बराबर, इति, इत्यादि, या पर्याप्त या यथेष्ट आदि। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके तुलना बोधक, कि अधिक, कम, कितना, उतना, इतना, बढ़कर और जितना आदि। ये अगर आपके अधिकता वाले शब्द आ रहे हैं जहाँ पर तुलना की जा रही है किन्हीं दो शब्दों के बीच में या किन्हीं दो वाक्यांशों के बीच में, तो ऐसी स्थिति में आपके कौन सा क्रिया विशेषण लगेगा, आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लगेगा। ठीक है। लास्ट है इसका श्रेणी बोधक, कि बारी बारी से, क्रम से, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, यथाक्रम, एक एक करके आदि। अब इसके बाद आपके आता था
संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्दों में क्या होता है कि वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं और वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध बताया जाता है। जैसे कि सीता राम के साथ वन को गई, प्यास के मारे वह बेहोश हो पड़ा। अब कुछ उदाहरण और हैं जो इस प्रकार से हैं कि जैसे कि ऊपर के पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है, नीचे कि जैसे कि पेड़ के नीचे यात्री बैठे हैं, आगे जैसे कि घर के आगे छोटा सा चबूतरा है, पीछे जैसे कि घर के पीछे एक मंदिर है, सीप जो कि कहाँ पर होता है, सॉरी मोती कहाँ होता है, सीप के भीतर होता है। तो ये भीतर वाला उदाहरण आ जाएगा। इसी तरह से बाहर के गांव के बाहर जंगल है, द्वारा के मेरा कार्य तुम्हारे द्वारा हो सकता है, और के पश्चिम की ओर हमारा खेत है। इसी तरह मध्य के एशिया के मध्य भारत की भूमि है, सामने के मेरे विद्यालय के सामने एक बाग है, पहले के राम के आने से पहले हरि चला गया। तो इस तरह से आपको ये वाले उदाहरण नोटेड करने हैं, अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना, और जहाँ कहीं भी आपके डाउट्स की स्थिति बनती है तो आप उस डाउट्स को अलग से लिख देना, ताकि जब भी आपकी डाउट क्लास लगती है तो आप विद्यालय आएँ और अपने डाउट्स को क्लियर करके जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।